अब आपको बताती हूँ किस तरीके से इजराइल का हमास को एक बड़ा झटका देखने को मिला है, जहां आतंकी अकरम अबू मादी को मार गिराने का दावा कर दिया गया है। इजराइल हमास पर लगातार हमलावर है और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमास को एक बड़ा निशाना बनाया गया है। आतंकी अकरम अबू मादी को मार गिराने का दावा किया गया और ये सब कुछ दक्षिणी गाजा में हुआ, जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमास को मजबूत करने में अबू मादी जुटा हुआ था। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि ये व्यक्ति हमास को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा था, इसलिए इसका खात्मा होना आवश्यक था, जो कि हमने कर दिया। गाजा पट्टी एक छोटी सी जगह, इसे लेकर के भी यही कहा गया था कि इजराइल ने अगर यहाँ पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू की है तो वो उसे खत्म कर देगा। खत्म कर भी दिया, लेकिन हमास पूरी तरीके से अभी तक मिट नहीं पाया। इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्स वहां पर अभी भी ऑपरेशन करते हुए नजर आ जाती है। उनके टैंकर्स अभी तक वहां पर मौजूद हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बार एक और बड़ा झटका हमास को जरूर दे दिया है, आतंकी अकरम अबू को मार गिरा करके। वही एक और बड़ी खबर आ रही है कि हमास पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाजा के करीब 70% हिस्से में इजराइल मौजूद है। यही मैं आपको बता रही थी कि अभी भी गाजा अंदर तक घुस करके ऑपरेशन कर रहा है और 70% हिस्से में इजराइल मौजूद है। ये नेतन्याहू खुद स्वीकार कर रहे हैं। हमास का दम घोट रही है इजरायली सेना। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के प्रमुख नेताओं में से एक को और हमने मार दिया है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है हमास और इजराइल के बीच में, यानी कि गाजा और इजराइल के बीच में, जहां गाजा को रीबिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा एक बोर्ड बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तहस नहस किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। और वो एक और बयान दे रहे हैं। हालांकि 2023 में 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, उसके बाद नेतन्याहू की ये कसम थी कि वो हमास को जड़ से खत्म करके ही इस युद्ध को रोकेंगे, और आज तक वो उसी बात पर टिके हुए हैं। वहीं लेबनान को लेकर के क्या चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लेबनान पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के कारण लेबनान में है इजराइल। चलिए, माना तो सही अमेरिका ने इस बात को कि इजराइल इसलिए वहां पर ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह है वहां पर, वरना अमेरिका तो दबाव बना रहा है कि इजराइल को वहां से पीछे हट जाना चाहिए। रूबियो ये भी मान चुके हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करता है, इजराइल पर वो ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करता है। इसीलिए बार बार इजराइल की तरफ से लेबनान में कार्रवाई देखने को मिलती है। अगर ये बात ये मानते हैं तो एमओयू में फिर हस्ताक्षर करके क्यों आ गए कि हाँ, लेबनान में कोई हमला नहीं होगा इजराइल की तरफ से, जबकि इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे अगर वो हमारे यहाँ पर तबाही लेकर के आएगा। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी हुई खबर है कि तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। फारस की खाड़ी में नई ऑयल फील्ड लगा दी गई है, ये बताया जा रहा है। अब उसने ये फारस की खाड़ी में कर दिखाया है। ये नई तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। 6200 टन भारी रशादार ऑयल फील्ड उसकी तरफ से लगा दी गई है। युद्ध के दौरान उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान उससे सबसे ज्यादा तेल बेच करके फायदा भी कमाया है। इसीलिए वो एक और नई ऑयल फील्ड लगा रहा है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा फायदा हो सके। ईरान को नुकसान हुआ, उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हुई, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन ईरान ने अपना तेल बेचना वापस से दुनिया भर में शुरू कर दिया। उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को अनफ्रीज करने की बात कही जा रही है। उसे रीबिल्ड करने के लिए ईरान को 300 अरब डॉलर मुहैया करवाने की बात तक की जा रही है। यानी ईरान की इस पूरे युद्ध के दौरान बल्ले ही बल्ले रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका भले ही शुरुआती दौर में विनर नजर आया हो, लेकिन वास्तव में विजेता तो ईरान ही बना रहा। ईरान के पलटवार ने ऐसी दहशत फैलाई कि अमेरिका खुद घुटनों पर आ गया और उसके दोस्त टेंशन। जंग में ईरान को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि कल तक जो देश ईरान से दूर रहना चाहते थे, आज वो खुद उसकी ओर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जंग के दौरान ईरान के बवंडर में अमेरिका और इजराइल के साथ ही खाड़ी देश फंस गए। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका खुद ही समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही सीज फायर का ऐलान किया, खुद ही समझौते के लिए वार्ता शुरू की और अब समझौते की शर्तें सामने आने के बाद ईरान ही विजेता बनता नजर आ रहा है। ईरान ने जंग अपने तरीके से लड़ी। उसने अपने हथियारों और अपनी काबिलियत के हिसाब से युद्ध की रणनीति तैयार की। और अब समझौता भी वो अपनी शर्तों पर ही करता नजर आ रहा है। इस समझौते में अहम मुद्दा रहा हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने पर अड़ा है, तो वहीं अमेरिका मान रहा है कि यह रास्ता पहले जैसा होना चाहिए। ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट का सुल्तान बनता दिख रहा है। उसने हॉर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए एक नई संस्था बनाई और अब ओमान के साथ मिलकर नई व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओमान ने अस्थायी तौर पर नया रास्ता और IMO से इजाजत लेकर क्रॉसिंग का प्लान तैयार किया, जिसके तहत फिलहाल कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन भविष्य में ओमान और ईरान मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट पैसेज पर फीस लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि ओमान ईरान के साझा बयान के तुरंत बाद मार्को रूबियो ने बयान दिया कि वॉशिंगटन हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का टोल या शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल या शुल्क देने की अनुमति नहीं है। ईरान जंग की शुरुआत की बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी ट्रंप के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास अब कोई न्यूक्लियर क्षमता नहीं होगी। ईरान भी इस शर्त पर सहमत हो गया है और ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण करने के लिए IAEA को इजाजत भी दे दी है। हालांकि ट्रंप के दावों को तुरंत ही ईरान ने नकार दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के किसी भी दावे से इनकार कर दिया। ईरान ने स्पष्ट कह दिया कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। जहां एक ओर समझौते के तहत ईरान जीतता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के दोस्तों की तादाद भी बढ़ती दिख रही है। अब खाड़ी के कई मुस्लिम देश भी ईरान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, यानी अब खाड़ी के सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। युद्ध में ईरान ने UAE पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी। UAE स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसके बावजूद अबू धाबी ने टकराव वाली नीति नहीं अपनाई। UAE पहले ही संकेत दे चुका था कि उसकी जमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। युद्ध के बाद UAE का फोकस व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि UAE ईरान को $10 अरब देने जा रहा है, जिसकी पहली किश्त के तौर पर $3 अरब भेजे जा चुके हैं। युद्ध के बाद ईरान का सबसे बड़ा चैनल बनकर उभरा कतर, जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की। कतर ने हॉर्मुज ईरान के बीच हॉटलाइन बनवाने में भूमिका निभाई, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिकी और इजरायली हमलों का समर्थन किया था, लेकिन बाद में कह दिया कि उसकी जमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जानकारी मिली कि युद्ध के बाद अब सऊदी अरब नीति ईरान को रोकने की बजाय ईरान को मैनेज करने की है, उसके साथ डील करने की नजर आती है। ओमान और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संचालन और समुद्री यातायात पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। दोनों देश युद्ध के बाद समुद्री सेवाओं और मैरीटाइम लॉ पर सीधे बातचीत कर रहे हैं। ये खाड़ी सुरक्षा में ओमान ईरान समन्वय का बड़ा संकेत है। बहरीन परंपरागत रूप से ईरान विरोधी खेमे में आ रहा है, लेकिन युद्ध में बहरीन भी उन देशों में था जहां अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले हुए। इसके बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा वार्ता में ईरान को शामिल करने की मांग बढ़ी है। बहरीन अभी भी सबसे सतर्क देशों में गिना जाता है, लेकिन क्षेत्रीय बातचीत से बाहर नहीं है।
इराक की बिजली व्यवस्था काफी हद तक ईरानी गैस और ऊर्जा नेटवर्क पर निर्भर है। युद्ध के दौरान भी बगदाद ने तेहरान से दूरी नहीं बनाई। अमेरिकी दबाव के बावजूद इराक ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग बनाए हुए है, जबकि वहां भी विद्रोही गुट हैं जो ईरान पर अटैक करने जा रही हैं। कुवैत ने युद्ध के दौरान अपेक्षाकृत संतुलित रुख रखा। वो खाड़ी सुरक्षा ढांचे में संवाद आधारित समाधान का समर्थक रहा। साफ है कि ईरान का कद लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये युद्ध के दौरान ईरान की बड़ी जीत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस मिडिल ईस्ट को ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ये कह करके कि अमेरिका के बेसिस वहां पर बने हुए हैं, अब वहीं पर मार्को रूबियो जा करके उन देशों को ये भरोसा दिलवा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ईरान अब कोई हमला नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताती हूं कि यूएई में आखिरकार क्या हुआ। तो यूएई में युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी और ये यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया था। यूएई स्थित अमेरिकी ठिकानों और अहम अड्डों पर हमले किए गए। युद्ध के बाद यूएई का फोकस व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर रहा और यूएई की ओर से ईरान को 10 अरब डॉलर दिए जाने की भी जानकारी मिली है। इसके अलावा जो पहली किश्त है उसके तौर पर 3 अरब डॉलर दिए जाने की जानकारी है और ये खबर हमने आपके साथ विस्फोट में साझा भी की थी कि 3 अरब डॉलर यूएई ईरान को दे रहा है। कतर के साथ क्या हो रहा है? यूएस ईरान के बीच में समझौते के लिए कतर ने मध्यस्थता की। यूएस ईरान के बीच में हॉटलाइन बनवाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में कतर की अहम भूमिका रही और अभी हमने जिनेवा में भी देखा कतर की मौजूदगी। उसके पहले भी जब बातचीत के टेबल पर थे तब भी कतर अहम भूमिका में रहा। इसके अलावा ईरान को रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शामिल करने का भी वो पक्षधर रहा। एलएनजी उत्पादन बहाल करने के लिए दोहा तेहरान कॉर्पोरेशन भी उसकी तरफ से आगे बढ़ाया गया है। वहीं सऊदी अरब, ये ईरान का कुनबा है जो कि बढ़ रहा है। ईरान ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोकर के बहुत कुछ पाया, अपना व्यापार बढ़ाया, फ्रीज की हुई संपत्तियां वो वापस लेकर के आ रहा है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो कल तक उसे बायकॉट करते थे, आज वो उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो सऊदी अरब के बारे में आपको बताती हूं, जहां युद्ध के दौरान सऊदी ने यूएस और इजराइल का समर्थन किया। युद्ध के दौरान ईरान पर हमले के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया गया। इसके अलावा ईरान के साथ करीबी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब प्रयास भी कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान के नेताओं के बीच में फोन पर लगातार बातचीत भी होती रहती है। अब बात ओमान की करेंगे और ओमान तो ईरान के विदेश मंत्री ईरान के वो गए भी थे, अब्बास अरागची। ओमान में जाकर के क्या बातचीत हुई और ओमान का क्या रुख है ईरान को लेकर के, वो जरा जानिए। तो हॉर्मुज के संचालन के लिए ओमान ईरान ने वर्किंग ग्रुप बनाया। समुद्री सेवाओं को लेकर के दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और ये तक दावा किया जा रहा है अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से कि दोनों देशों के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट से जो वसूले जाने वाला शुल्क है वो कैसे वसूलना है और कैसे दोनों इसे बांटेंगे, उसे लेकर के भी बातचीत है। बहरीन, युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन के कई ठिकानों पर हमले कर दिए। युद्ध के बाद अब सतर्क देशों में बहरीन भी गिना जा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो चाहता है कि ईरान से हाथ मिला ले, जबकि शिया और सुन्नी वाली लड़ाई अलग है। दोनों देशों के रणनीतिकार की आपस में बातचीत भी जारी है। इराक में क्या हुआ? इराक की विद्युत व्यवस्था काफी हद तक ईरानी गैस पर ही निर्भर है और युद्ध के दौरान भी बगदाद और तेहरान के बीच में कोई तनाव नहीं बढ़ा है। यूएस के दबाव के बावजूद इराक ईरान के बीच में ऊर्जा सहयोग जारी रहा। इराक में ईरानी विरोधी गुट अभी भी सक्रिय हालांकि नजर आते हैं। कुवैत में विवादों को बातचीत से सुलझाने का समर्थक कुवैत हमेशा से रहा है, लेकिन कुवैत को भी इस दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ा। हॉर्मुज खुलवाना और ऊर्जा व्यापार को सामान्य बनाना उनकी प्राथमिकता रही।
ईरान के साथ सीधे संपर्क में कुवैत के नेता हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी तरीके से दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।